तो आज हम लोग सीखेंगे ओवरराइडिंग वेरिएबल्स। तो फाइल ओपन कर लेते हैं और इस फोल्डर को पढ़ूंगा। चलिए, तो वेरिएबल्स का टॉपिक हमारा लास्ट हुआ था। वेरिएबल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। जनरली क्या होता है कि जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम करोगे तो चेंजेस की रिक्वायरमेंट आएगी ही आएगी। तो उस केस में क्या होता है कि वेरिएबल आपको ये फैसिलिटेट करता है कि एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट आप किसी एक ऐसे स्पेसिफिक प्लेस पे चेंजेस करें जिससे आपका एंटायर जो डिज़ाइन है वो अपडेट हो जाए। अब एक नॉर्मल अप्रोच होता है कि हम लोग कलर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। बट इस बार आप यहाँ नोटिस करेंगे कि हमने कलर के अगेंस्ट कलर को डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया, हमने उसको वेरिएबल के थ्रू डिफाइन किया। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए कल को क्लाइंट कहता है कि मुझे जो वाइट कलर है वो समझ नहीं आ रहा, उसकी जगह कुछ डिफरेंट कलर अप्लाई करिए। तो क्या होगा कि आप वाइट कलर जो वेरिएबल है यहाँ चेंज करेंगे, जितनी जगह पर भी वाइट आपने लगाया होगा सभी जगह पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इन द सेम वे ब्लू कलर अगर आप चेंज करें तो ब्लू जितनी जगह पर भी कॉल होगा आपका वो सभी जगह पर वन गो में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए हम लोग वेरिएबल को प्रेफर करते हैं। तो चलिए समझते हैं पर ओवरराइडिंग ग्लोबल वेरिएबल विद लोकल वेरिएबल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। So from the previous example, we have learned that global variables can be accessed or used through the entire document, while local variables can be used only inside the selector where it is declared. अगर हमने वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, और अगर हमने वेरिएबल को अंदर डिफाइन किया तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। तो चलिए लुक एट द एग्जांपल फ्रॉम द प्रीवियस, यानी कि जो हम लोग सीख कर आए हैं। तो उसमें क्या होता है, इस तरह से हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स को बना के अपनी जगह जगह पर कलर को असाइन किया है। समटाइम्स वी वांट द वेरिएबल टू चेंज ओनली इन स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द पेज। एज्यूम वी वांट अ डिफरेंट कलर ऑफ ब्लू फॉर बटन्स एलिमेंट, देन वी कैन रीडिक्लेयर द ब्लू वेरिएबल इनसाइड द बटन सेलेक्टर। व्हेन वी यूज वेरिएबल ब्लू इनसाइड दिस सेलेक्टर, it will use the local blue variable value declared here. So we see that the local variable blue will override the global variable blue for the button element. तो ये देखिए, अगर यहाँ पर हमारा डिफाइन है तो ये ग्लोबल हुआ। अब जब हम लोग बटन की बात करें तो हमने बटन के अंदर जाके फिर से ब्लू वेरिएबल को क्या किया, अपडेट कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं ग्लोबल में डेटा कुछ डिफरेंट है, लोकल में हमने कुछ डिफरेंट डिफाइन किया है। तो अगर आपने लोकल में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो पर्टिकुलर जगह पर चेंजेस इम्प्लीमेंट करेगा। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में अगर नोटिस करें, यहाँ पर आप देखेंगे यही ब्लू कलर हमारा बटन में भी है, टेक्स्ट में भी है, हेडिंग में भी है, एचआर में भी है। बट इन दिस एग्जांपल आप देख सकते हैं ब्लू बटन का जो कलर है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल। बात करते हैं ऐड अ न्यू लोकल वेरिएबल। If a variable is to be used at only one single place, we could also have declared a new local variable like this. So यहाँ पर हम जाके डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से लोकल वेरिएबल और किस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात करें तो लोकल वेरिएबल्स डिफाइन किए जा सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल ऑलवेज डिक्लेयर विद कॉलन, रूट एंड कर्ली ब्रेसेस। ध्यान रखना है कि जब भी वेरिएबल आप कोई बनाएंगे उसका फुल टाइम हाइफन इज मैंडेटरी, और जब आप उसको कॉल कराएंगे तो वेरिएबल फंक्शन का आपने यूज़ करना है और उस वेरिएबल का नेम वहाँ पर कॉल करना है। बात करते हैं CSS वेरिएबल एंड जावास्क्रिप्ट किस तरह से वर्क करती है। तो चेंज वेरिएबल्स विद जावास्क्रिप्ट। CSS वेरिएबल हैव एक्सेस टू दी डोम। डोम हम लोग कई बार जिक्र सुन चुके हैं। डोम इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल which means that you can change theme with JavaScript. So here is an example of how you can create a script to display and change the blue variable from the example used in previous example. तो वेरिएबल आपको बनाना आता है, तो हम यहाँ पर सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड देख रहे हैं और उसकी हेल्प से हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर गेट CSS वेरिएबल विद जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कलर क्या है, और चेंज CSS वेरिएबल विद जावास्क्रिप्ट तो आप देख सकते हैं वन गो में क्लिक करके हमारा पूरा का पूरा मैटर जो है वो चेंज हो गया। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, तो क्या होता है कि हमने यहाँ पर इस एग्जांपल को ओपन कर लेंगे।
कंट्रोल O MWF और एक न्यू VS कोड ओपन कर लेंगे 103212। यहाँ से आप चूज़ करेंगे Jan 25 और यहाँ से आप चूज़ करेंगे ये राइट क्लिक ओपन विद लाइट सर्वर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नीचे आइए और ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर अवेलेबल है। सो देखो सब कुछ वही है जो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको ज़रा समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने बटन बनाया हुआ है। जावास्क्रिप्ट अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जब लेटर ऑन स्टार्ट होगा तब आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में क्लियरिटी मिलेगा बट कलर कैसे चेंज है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है माई फंक्शन, हम इसको सर्च करेंगे और इसी की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है। ये देखो स्क्रिप्ट टैग होता है जावास्क्रिप्ट के लिए, जैसे स्टाइल टैग होता है CSS के लिए। यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है माई फंक्शन सेट और ये माई फंक्शन गेट। गेट से हमें पता चलेगा वेरिएबल क्या है और सेट से हमें पता चलेगा कि क्या हमें चेंजेस पर अप्लाई करें। तो ये डेटा कैसे गेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा है r.style.set प्रॉपर्टी। अब ये r क्या है, तो यहाँ पर हमने r के अगेंस्ट क्या रखा है document.query selector root, यानी कि इसकी हम बात करें रूट के अंदर हम क्या गेट कर रहे हैं इसको ज़रा समझो। मैं लिखा r.style.set प्रॉपर्टी फॉर वॉट, हम कहते हैं ब्लू कलर का जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो कोड की जगह पर लाइट ब्लू कर दूँ। और जैसे आप ये काम करते हो आपका क्या होता है, ये डेटा जो है कलर चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये है जावास्क्रिप्ट। अब जैसे इसका हम लोग एग्जांपल समझें कैसे, तो आपने बहुत सारी ऐप्स और वेबसाइट देखेंगे जहाँ पर हम लोग डार्क मोड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो डार्क मोड जो ऑन या चेंज जो आपका होता है वो इसी की हेल्प से हो रहा होता है जावास्क्रिप्ट की। तो जैसे आज तक की वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर यहाँ से हटा दिया क्या, यहाँ पर डार्क मोड हुआ करता है शायद मौसम। यहाँ पर हमारा टॉगल बटन होता है, चलो कोई यहाँ नहीं तो हम दूसरे कैसे देख सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर आप लिखिए जैसे कि गेट बूटस्ट्रैप और यहाँ पर हम लोग जब करेंगे क्लिक तो ये देखिए मोड चेंज करने के बटन करता है, तो डार्क हो गया लाइट हो गया। तो ये कैसे चेंज हो रहा है, ये आपका ये आपका चेंज जो पॉसिबल हुआ ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वजह से। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी आप लोग जानते हैं जो हम लोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हैं। So using variable in media query, so now we want to change a variable value inside a media query. So media query are about different style rules for different device like जैसे कि screens, tablet, mobile phone, etc. So here we first declare a new local variable named font size to the container class. We set its value to 25 pixels. Then we use it in the container class further down. Then we create a media rule that says when the browser's width is 450 pixels or wide, change the font size variable value of the container class to 50 pixel. So यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक वेरिएबल सेट है, हमने एक कंटेनर बना रखा है जिसमें हमने एक लोकल वेरिएबल अपना डिफाइन किया है फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल। तो जब आप कहीं पर भी फॉन्ट साइज़ को कॉल करेंगे तो वो आपका कंटेनर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि भाई जब स्क्रीन जो है हमारा चेंज हो 450 पिक्सल्स तो फॉन्ट साइज़ हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 50। ट्राई करके देखेंगे तो ये आप यहाँ देख सकते हैं
अब ये 50 पिक्सल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है मिनिमम पे, जगह लिखा था मैक्स विड्थ, तो मोबाइल मोड आने पर आपका 50 पिक्सल होता है, बट अभी डिफ़ॉल्ट आपको ये 50 पिक्सल आएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने ब्राउज़र को छोटा करेंगे, ठीक है, 450 पिक्सल से नीचे जाएगा, तो आपका ये फॉन्ट साइज जो है वो चेंज। तो कैसे करना पड़ेगा, स्क्रीन प्रेस करना है F12 में आप यहाँ आएंगे डिवाइस के अंदर, और यहाँ से आप रेस्पॉन्सिव अपना ऑन रखें। ये देखिए स्क्रीन बड़ा हुआ तो ये बड़ा हो गया, स्क्रीन छोटा हो गया छोटा हो गया, ठीक है। तो 450 पिक्सल जब तक रहेगा आपको लार रहेगा, जैसे 449 होगा तुरंत छोटा होगा। तो मोबाइल पर स्मॉल साइज, डेस्कटॉप या अदर डिस्प्ले पर लार्ज साइज आपको मिलेगा। Here is another example where we also change the value of blue variable in the media rule। तो ये कैसे चेंज होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि कलर जो है वो लाइट ब्लू हो जाए। चलिए तो देखिए लाइट ब्लू है, और जैसे ही आपका मोड चेंज होगा तो देखिए डार्क ब्लू में रिप्लेस होगा इस तरह से। तो ऐसे आप मोबाइल के यानी कि डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। बात करते हैं CSS प्रॉपर्टी रूल की, ये किस तरह से वर्क करते हैं। So CSS @property rule is used to define custom CSS properties directly in the style sheet without having to run any JavaScript. So the @property rule has data type checking and constraining sets default values and define whether the property can inherit values or not. So हमें यहाँ पर लिखना है like @property, this is a predefined, this is our variable name my color। हमने लिखा सिंटैक्स, कलर का नेम अपना डिफाइन कर देंगे, इनहेरिट्स अगर ट्रू होगा कवर करेगा, इनिशियल वैल्यू आपकी लाइट की दे देंगे इसके अंदर। ये एक हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे हैं इसको, ठीक है। सो द डेफिनेशन ऑफ सेज दैट माई कलर इज ए कलर प्रॉपर्टी, इट कैन इनहेरिट वैल्यूज फ्रॉम पेरेंट्स एलिमेंट एंड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज लाइट। To use the custom property in CSS, we use the variable function, जहाँ पर आप उसको सेट करना चाहिए। The benefits of using @property: type checking, you must specify the data style of the custom property such as number, color, length, etc. This prevents error and ensures that custom properties are used correctly. Set default value. You set a default value for the custom property. This ensures that if an invalid value is assigned later, the browser uses the defined fallback value. Third benefit क्या है, set inheritance behavior. You must specify whether the custom property can inherit from its parent element or not. बात करें ब्राउज़र सपोर्ट की, तो जितने भी हमारे मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं सभी इसको अलाउ करते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो चलिए समझते हैं सिंपल प्रॉपर्टी एग्जाम्पल। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिफाइन टू कस्टम प्रॉपर्टीज माई बीजी कलर एंड माई टेक्स्ट कलर, देन द ग्रुप यूजेस कस्टम प्रॉपर्टीज इज बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर फॉर बैकग्राउंड एंड कलर फॉर टेक्स्ट। सो हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी डिफाइन किए, प्रॉपर्टी माई बीजी कलर, प्रॉपर्टी माई टेक्स्ट कलर। इनहेरिट हमने ट्रू रखा है दोनों में सिंटैक्स कलर है, और इनिशियल वैल्यू क्या है डार्क ब्लू, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू है लाइट ग्रीन। डिव जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, हमने उसकी विड्थ हाइट पैडिंग डिफाइन की। बैकग्राउंड कलर को हमने दिया माई बीजी कलर वेरिएबल, और कलर को हमने दिया माई टेक्स्ट कलर वेरिएबल। रन करेंगे यहाँ पर तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये पार्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। तो प्रेस करते हैं Ctrl+U। अब हम ज़रा इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हमारा एक डिव कंटेनर है, इसके अंदर हेडिंग है, यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ टेक्स्ट को कंटेन कर रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ जो है आपको यहाँ पर बटन को कंटेन किए रहते हैं। बटन अपने डिफ़ॉल्ट उसमें आ रहे हैं। अब आप यहाँ नोटिस करें, हमने प्रॉपर्टी माई बीजी कलर डिफाइन की, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कलर क्या आ रहा है, लाइट ग्रीन। हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की माई टेक्स्ट कलर, इसमें कलर हमारा क्या है, डार्क। इस तरह से भी प्रॉपर्टी वगैरह जो सेट करा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल वी यूज द डिफॉल्ट कस्टम प्रॉपर्टी ऑन द डिव एलिमेंट, देन वी ओवरराइड द कस्टम प्रॉपर्टी class.flash and class.later by setting some other colors।
एंड इट वर्क परफेक्टली फाइन। सो अगेन यहाँ समझे, माई बीजी कलर, ठीक है, हमने यहाँ पर डिफाइन किया। सिंटैक्स है कलर, इनहेरिट सेट ट्रू, इनिशियल वैल्यू लाइट ग्रे। तो कलर की बात हो रही है तो आप यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे माई बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर के अगेंस्ट माई बीजी कलर की वैल्यू, क्योंकि वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। इनिशियल लेगी लाइट ग्रे, डिफरेंट हमारी वैल्यू में यहाँ डिफाइन किया। नेचर को हमने कुछ डिफरेंट कलर दिया। और अब आप यहाँ देखें div 1 div 2 div 3 कीबोर्ड के अंदर हमें डिफरेंट कलर देखने को मिल रहा है। ज़रा एक बार कोड पे नज़र डालते हैं कि ये तीनों पे डिफरेंट कलर आया कैसे। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे एक क्लास है फ्रेश, एक क्लास है नेचर, ठीक है, और जो div 1 है उस पर क्या है माई बीजी कलर का नेम क्या है लाइट ग्रे। तो आप देख सकते हैं लाइट ग्रे। अब बात करते हैं अवॉइड एरर विद टाइप चेकिंग एंड फॉलबैक वैल्यू। In the following example, we set the custom property in class.nature to an integer. This is not valid, and the browser will use the fallback color, which is defined in the initial value properties light grey. चलिए तो ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर डिफाइन किया इनिशियल वैल्यू क्या है लाइट ग्रे। अब क्या होता है कि भाई आप यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल माई बीजी कलर, ये आपका लाइट ग्रे। हमने यहाँ पे लिखा फ्रेश क्लास, उसका कलर हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। हमने यहाँ पर डिफाइन किया नेचर, लेकिन नेचर को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया। अब ये कोई कलर नहीं है। इस केस में क्या होगा, लाइट ग्रे उसको सपोर्ट करेगा। देखिए तो ये फ़ायदा होता है प्रॉपर्टी का। बात करते हैं यूज़ ऑफ द इनहेरिट वैल्यू। ये इनहेरिट्स क्या काम कर रही है यहाँ पर, ये ट्रू है या ये जैसे फॉल्स है यहाँ पर। So in the following example, we will set the inherit value to false. This means that the custom property will not inherit values from its parent elements. Look at the result. हमने यहाँ पर लिखा है false। अब की बात क्या होगा, आपका ये इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा वर्क किया है इसमें, उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर डिफाइन किया div क्लास फ्रेश, और div 2 के अंदर में एक क्लास बनाई है इनर के नाम से, जो कि कुछ नहीं है, हमने बस उसको एक नाम देने का इनर, और जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसके अंदर का एक डिव है, ठीक है। तो इनहेरिट क्या हुआ है यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। तो आपका जो div 2 है, ठीक है, यानी कि जो फ्रेश वाला है उस पर आपका ये वाला कलर वर्क कर रहा है, और जो इनर वाला है हमारा पार्ट उसके ऊपर आपका लाइट ग्रे वर्क कर रहा है। इसी तरह से the next example sets the inherit value to true. This means that the custom property will inherit values from its parent element. Look at the result. यानी कि पहले जहाँ पर हमारा false होने से ग्रे कलर आ रहा था, अब हमारा कलर जो है वो डिफरेंट आएगा, ये ठीक है। तो ये ट्रू होती पेरेंट कलर को चाइल्ड अपने आप मतलब इम्प्लीमेंट करेगा। बात करते हैं क्रिएट स्मूथ एनिमेशन विद @ प्रॉपर्टी। A complete new opportunity you can achieve with the property rule is to animate something that could not be animated before gradient. Look at the following example. तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया @ प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पर लिखा स्टार्ट कलर वेरिएबल, सिंटैक्स कलर, इनहेरिट फॉल्स, इनिशियल वैल्यू दिस। जैसे हमने बनाया एंड कलर, यहाँ से कलर फॉल्स और दिस, और यहाँ पर अब आप देखिए ये जो ग्रेडियंट है आपको इस तरह से एनिमेटेड फॉर्म में रिसीव होगा। चलो नज़र डालते हैं कि हमने क्या क्या कोड लिखा है इसके लिए। तो ये तो दो आपने देख लिया, स्टार्ट और एंड कलर, किस कलर से शुरू होगा इस कलर पर एंड होगा। नीचे हमने यहाँ पर डिफाइन किया अपना डिव, जिसका क्लास है example1। हमने लिखा लीनियर ग्रेडियंट, राइट साइड में वर्क करेगा। वेरिएबल स्टार्ट और एंड कलर हमने दोनों यहाँ पर बाइंड कर दिए। एनिमेशन को हमने नाम दिया ग्रेडियंट, 3 सेकंड का टाइम, लीनियर और इन्फिनाइट हमेशा चलता रहेगा। हमने बोला 0 to 100 स्टार्ट और एंड कलर, ये 50% अगर होगा तो ये रहेगा हमारा स्टार्ट और एंड कलर, ठीक है। और हाइट जो रहेगी वो 200 पिक्सल की रहेगी। तो इस तरह से बेसिकली ये चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के बाद आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी। नहीं, वीडियो चल रही है अभी। हाँ जी, क्या करता है पता है? प्रॉपर्टी के बाद अपना है नेक्स्ट टॉपिक बॉक्स साइज। इसको देखेंगे। बॉक्स साइजिंग ऑलरेडी आपको ये पता है क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। जो हम लोग बॉक्स मॉडल बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, विड्थ होता है, फिर पैडिंग होता है, फिर बॉर्डर होता है। ठीक है, और तीनों को मिला के बनती है एक्चुअल विड्थ। बट हम लोग बॉक्स साइजिंग डिफाइन कर देते हैं, तो ये चीज़ें फिर आपकी कंसिडर नहीं की जाती है। बॉर्डर और पैडिंग जो होती है आपकी, ठीक है, वो आपकी ऑटोमेटिकली लेस हो जाती है। तो चलिए इसको ज़रा इन डिटेल समझते हैं। द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी allows us to include the padding and border in an element's total width and height. Without the CSS box sizing property, by default the width and height of an element is calculated like this: element की width plus padding plus border equal to actual width of an element. इसी तरह से in the same way height plus padding plus border actual height of an element. So this means when you set the width and height of an element, the element will appear bigger than you have set because the element's border and padding are added to the element's specified width and height. So the two div elements above end up with different sizes in the results because div 2 has a padding specified. ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर ज़रा डिफरेंस समझेंगे। हमने दो डिव बनाए, एक में पैडिंग है, एक में पैडिंग नहीं है। और आउटपुट जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे हमारे इस एलिमेंट की विड्थ पैडिंग की वजह से इंक्रीज़ हो चुकी है, जबकि टोटल विड्थ हमने 300 ही रखा हुआ है दोनों। आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करके इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। विड्थ इज़ 300 एंड विड्थ इज़ 300, दोनों का सेम है, बट बिकॉज ऑफ पैडिंग ये एक्सीड करता है। इसी चीज़ का सोल्यूशन मिलता है बॉक्स साइजिंग के अंदर। सो विद द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, solves this problem. So the box sizing property allows us to include the padding and border in an element's total width and height. If you set box sizing border box of an element, padding and border are included in the width and height. So here is the same example as our with box sizing border box added to both div elements. तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक पर हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यहाँ पर अप्लाई किया है, एक में पैडिंग है, एक में बिना पैडिंग के, और डिफरेंस आप देख सकते हैं। पैडिंग अप्लाई ज़रूर हुआ, लेकिन हमारा विड्थ जो है वो एक्सीड नहीं हुआ प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह। सो सिंस द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इज सो मच बेटर, मैनी डेवलपर्स वांट ऑल एलिमेंट्स ऑन देयर पेजेस टू वर्क दिस वे. The code below ensure that all elements are sized in this more intuitive way. Many browsers already use box sizing border box for many from elements, but not all, which is why inputs and text areas looks different at 100% way. So applying this to all elements is safe and wise. यानी कि आपने एक टारगेट करना है स्टाइल टैग डिफाइन करते ही सबसे पहला यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है, और इसको आप यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डिफाइन करेंगे, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इसको हम लोग यहाँ पर ठीक भी कर लेंगे, ऊपर आएंगे यहाँ पर, और इसका नाम है बॉक्स साइजिंग। यहाँ पर हमारा गैप ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी, तो अभी आप यहाँ देखें कि हमने सभी में से ये चीज़ें हटा दी हैं एक वन गो में। आप यहाँ देखेंगे बॉडी मार्जिन 0 और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स में लिखते सारा कुछ यहाँ से रिमूव हो गया। चलो जरा इस फाइल को एक बार यहाँ पर ओपन करके समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देता हूँ। अभी आप यहाँ ज़रा इसको समझें, ठीक है।
बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स, और ये हमारा कुछ इस तरह से है। और अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं कंट्रोल एस, लगाने हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कैसे सही फाइल करें तो। अच्छा, हमने बॉडी का मार्जिन ऑलरेडी 0 किया हुआ है ना, इस वजह से हमें कुछ इस तरह का मिला हुआ है। ये देखिए, और अगर हम इसको लगाएं या हटाएं कुछ तो गलत जा रहा है। अगर ये यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको उसका दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप ऐसा समझे कि भी मेरे पास इस पूरे मैटर को मैं भी बंद कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक हेडिंग है H1 डेमो 1, H2 डेमो 2, ठीक है। अभी जब आप यहाँ से इसको ऑन कर देंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे स्पेस, और यहाँ पर आपको लिखना होता है साथ में मार्जिन 0, पैडिंग 0। ये देखिए स्पेस यहाँ से आपका कंट्रोल हो रहा है। तो ये काम तुम लोग बॉडी पे लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस एलिमेंट पे आप लिखते हो तो जो आपके LI वगैरह होते हैं सभी से आपका वो पार्ट रिमूव हो जाता है। अब मान लो कि हमने यहाँ पर किसी को पैडिंग दिया हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पर किसी को पैडिंग दिया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ आकर लिख देता हूँ पैडिंग, इनपुट और टेक्स्ट एरिया पे टॉप बॉटम से 20 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल। तो देखो ये अप्लाई हो रहा है इस तरह से। अब अगर ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ना लगाया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे स्क्रॉलिंग बन गई इसकी वजह से। ये प्रॉब्लम को ही एलिमिनेट करने के लिए बॉर्डर बॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं। देखो आपको स्क्रॉलिंग एलिमिनेट, कोई स्क्रॉलिंग आपको नहीं दिखाई, तो ऐसे काम करता है। डिफ़ॉल्ट इसमें रहता था मीडिया क्वेरीज, इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए मीडिया क्वेरी आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करनी है। सो द CSS मीडिया रूल introduced in CSS2 made it possible to define different style rules for different media types. So media queries in CSS3 extended to CSS2 media types. Idea, instead of looping for the type of device, they look at the compatibility of the device. So media queries can be used to check many things such as width and height of the viewport, orientation of the viewport like vertical or horizontal, जिसमें बोलते हैं landscape or portrait, and resolution. So using media query are a popular technique for building a tailored style sheet for desktop, laptop, tablets, and devices such as iPhone and Android. So यहाँ पर हमें different values मिलते हैं, जैसे कि all, print, and screen. All means used for all media type devices. Print means used for print medium only, and screen used for computer screen, tablet, and smartphone, etc. So CSS common media features. So here are some commonly used media features like horizontal value. So orientation of the viewport, landscape or portrait. Max height, maximum height of the viewport. Minimum height of the viewport. Height of the viewport including scroll bar. Max width, maximum width of the viewport. Minimum width of the viewport. Width of the viewport including scroll bar. So यहाँ पर हम इसका सिंटैक्स को समझेंगे। मीडिया क्वेरी सिंटैक्स। A media query consists of a
a media type and can contain one or more media features which resolve to either true or false. So आप हाँ लिखेंगे इस तरह से इसको डायरेक्ट मीडिया नॉट टाइप ओनली मीडिया टाइप एंड मीडिया फीचर्स CSS कोड. सो इसको समझते हैं द मीडिया टाइप इज ऑप्शनल इफ omitted इट विल बी सेट टू ऑल. तो यहाँ पर लिखते हैं मीडिया टाइप में स्क्रीन इस तरह से आगे मैं आपको दिखाऊंगा. सो इफ the media type is optional, if omitted, it will be set to all. However, if you use not on only, you must also specify a media type. So the result of the query is true if the specified media type matches the type of the device. The document is being displayed on all media features in the media query. So when a media query is true, the corresponding style sheet or style rules are applied following the normal custom rules. So बात करते हैं meaning of the not only if and keyword. So not का मतलब होता है this keyword inverts the meaning of an entire media query. Only का मतलब होता है this keyword prevents older browsers that do not support media queries from applying the specified style. It has no effect on modern browsers. Third is and. This keyword combines a media type and one or more media features. So you can also link to different style sheets for different media and different width of the browser window. तो जैसे कि हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं मीडिया प्रिंट, तो ये प्रिंट के लिए काम करेगा. मीडिया स्क्रीन, तो स्क्रीन के लिए काम करेगा. स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ, स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ, तो ये आपका मिनिमम विड्थ 701 से लेकर 900 तक वर्क एरिया मिलेगा. तो इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह की CSS को डिफाइन कर सकते हैं. तो बात करते हैं मीडिया क्वेरीज सिंपल एग्जांपल से. वन वे टू यूज मीडिया क्वेरीज is to have an alternate CSS selection right inside your style sheet. The following example changes the background color to light green if the viewport is 40 pixels wide or wider. If the viewport is less than 40 pixels, the background color will be pink. So ध्यान रखना है कि मिनिमम विड्थ अगर आपने लिखा है लाइट ग्रीन तो ये डिफ़ॉल्ट लार्ज पर अप्लाई होगा, ठीक है. और जैसे आप यहाँ से स्क्रीन छोटा करेंगे तभी आपको पिंक में दिखाई देगा, ठीक है. तो मिन पर चलता है अपोजिट साइड. सो द फॉलोइंग एग्जांपल शोज अ मेन्यू दैट विल फ्लॉट टू द लेफ्ट ऑफ द पेज इफ द व्यूपोर्ट इज 480 पिक्सल्स वाइड और वाइडर. इफ द व्यूपोर्ट इज लेस देन 480 पिक्सल्स द मेन्यू विल बी ऑन टॉप ऑफ द कंटेंट. तो ट्राई करेंगे. देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में, लेकिन जैसे स्क्रीन छोटा होगा टॉप में आएगा. अब कुछ मीडिया क्वेरी के हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे. जैसे कि यहाँ पर मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं. सो लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग मीडिया क्वेरीज. Media queries are a popular technique for delivering a tailored style sheet to different devices. To demonstrate a simple example, change the background color for different devices. So, एग्जाम्पल के तौर पर हमें एक बॉडी है, बॉडी का हमने कलर रखा बैकग्राउंड का 10. हमें यहाँ पर लिखा है ऑन स्क्रीन दैट आर 992 पिक्सल्स और लेस सेट द बैकग्राउंड कलर ब्लू. तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया डायरेक्ट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 992. तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो 992 पिक्सल्स की विड्थ जब रहेगी स्क्रीन पे ब्लू कलर आएगा. और हमने लिखा अगेन मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स. तो यहाँ पर हमारा कलर जो है ऑलिव में चेंज हो जाएगा. ये देखिए टैन कलर है. थोड़ा छोटा करेंगे तो 992 पिक्सल्स का छोटे ऑलिव ब्लू कलर आएगा. फिर इसके नीचे ऑलिव कलर आएगा.
बात करते हैं मीडिया क्वेरी फॉर मेन्यू. सो इन दिस एग्जांपल वी यूज मीडिया क्वेरी टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू दैट वेरीज इन डिजाइन ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइज. तो हमें यहाँ पर लिख रहा है कि आपका जो फ्लॉट है, मतलब जो नेविगेशन हमारे साइड बाय साइड आ रहे हैं, तो मोबाइल मोड आते ही चेंज हो जाएगा लाइक दिस. Media queries for columns. A common use of media queries is to create a flexible layout. So in this example, we create a layout that varies between 4, 2 and full width columns depending on different screen sizes. तो हम कहते हैं अगर स्क्रीन लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो 4 कॉलम होंगे, टैबलेट है तो 2 कॉलम होंगे, मोबाइल होगा तो सिंगल कॉलम होगा. सब में इसी तरह से इसके यहाँ पर डिफाइन करके रखा हुआ है. लार्ज साइज पर आपको 4 कॉलम्स देखने के लिए मिलेंगे और जैसे हम इसको स्क्रीन को रिसाइज करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 2 कॉलम्स. 2 कॉलम के बाद आपको और नीचे आने पर दिखाई देगा सिंगल कॉलम. A more modern way of creating column layout is to use CSS Flexbox. However, it is not supported in Internet Explorer and earlier versions. So if you require I6 to 10, use slots. Otherwise, you can use grid or Flexbox. So यहाँ पर हम लोग फ्लैक्स के साथ देखेंगे. इन दिस एग्जाम्पल हियर यू कैन सी वी यूज फ्लॉट, बट इन दिस एग्जाम्पल वी आर यूजिंग फ्लैक्स. हमने लिखा है यहाँ पर कि रो जो है जो कॉलम को कंटेन कर रहा है वो होगा फ्लैक्स, और फ्लैक्स रैप में हमने रैप का इस्तेमाल किया है. कॉलम हमने रखा है फ्लैक्स की जो विड्थ है वो 25% ऑफ योर स्क्रीन एंड पैडिंग इन बिटवीन हमने रखा है 20 पिक्सल्स. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि टैबलेट में ये आपका 4 कॉलम की जगह 2 कॉलम हो जाएगा और आपका ये चेंज होगा. और मोबाइल मोड आते ही आपका फ्लैक्स का डायरेक्शन जो भी कॉलम हो जाएगा. चलिए देखिए हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, थोड़ा छोटा करते हैं तो 2 कॉलम रह जाएंगे और इसको ज़्यादा छोटा करेंगे तो ये रैप. मोबाइल मोड में हमने क्या किया, फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है जो बाय डिफॉल्ट हो नहीं थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. बात करते हैं नेक्स्ट हाइड एलिमेंट विद मीडिया क्वेरी. अनदर कॉमन यूज ऑफ मीडिया क्वेरी इज टू हाइड एलिमेंट ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस. सो हेयर वी सेट द विड्थ ऑफ व्यू बोर्ड इज 600 पिक्सल और हमने इसका डिस्प्ले किया है लेंथ. तो आप यहाँ देखेंगे डिव जो है आपका हाइड हो जाएगा जैसे मोबाइल मोड आएगा, और इससे पहले ये वर्क करता रहेगा. नेक्स्ट एग्जांपल है चेंज फॉन्ट साइज विद मीडिया क्वेरीज. सो यू कैन also use मीडिया क्वेरीज टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ एन एलिमेंट ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस. तो 600 पिक्सल हम लोग फॉन्ट साइज करें 80 मिनिमम पर, यानी कि डिफ़ॉल्ट आपका 80 आएगा और मोबाइल मोड आते ही आपका जो है वो 30 पिक्सल हो जाएगा. चलिए ट्राई करेंगे 80 पिक्सल्स और जैसे हमारा मोबाइल मोड ये होगा. Next we are talking about flexible image gallery. So in this example we use media queries together with Flexbox to create a responsive image gallery. So large screen पर आपकी images कुछ इस तरह से होंगी. इसको थोड़ा सा जैसे छोटा करेंगे तो आपका 4 कॉलम से 2 कॉलम में कन्वर्ट होगा डिज़ाइन, और जैसे स्क्रीन 600 पिक्सल होगी तो सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. Next है flexible website. So in this example we use media queries together with Flexbox to create a responsive website containing flexible navigation bar and flexible content. तो इसका हमने लिंक सही से प्लेस नहीं किया, इसका लिंक करेक्ट होना पड़ेगा. यहाँ ये क्या कीजिए कंट्रोल ओ ओपन कर लीजिए इसको. चलिए मैंने लिंक लगा दिया यहाँ पर. ये देखिए फ्लेक्सिबल वेबसाइट, तो यहाँ पर लिखा है रिसाइट ब्राउजर रिस्पॉन्सिव.
जैसे कि आप अपना स्क्रीन को रिसाइज कर देखिए, मोबाइल मोड के हिसाब से सेट हो गया। स्क्रीन को आप बड़ा करेंगे तो टैबलेट के हिसाब से सेट हो जाएगा, और बड़ा करेंगे। नेक्स्ट लोग बात करते हैं ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप। सो मीडिया वेयर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू चेंज लेआउट ऑफ a page depending on the orientation of the browser. So you can have a set of CSS properties that will only apply when the browser window is wider than its height. So called landscape orientation. So using a light blue background color to this orientation is a landscape mode. So हमने अब लिखा है स्क्रीन एंड ओरिएंटेशन, इस बारे में विड्थ को डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका कलर है लाइट ब्लू। पर अगर मैं यहाँ पर आके इसको रोटेट कर दूँ तो ये कलर आपका डिफरेंट है। नेक्स्ट, min width to max width. You can also use the max width and min width values to set a minimum width and maximum width. For example, when the browser width is between 600 and 900, change the appearance of every element. मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में, मतलब 600 से 900 के बीच में आपका यूज करते होगा, अदरवाइज नहीं। आपका आ गया 600 से लेकर 900 के बीच में ये वर्क करता रहेगा। जैसे 901 होगा ये तुरंत चेंज हो जाएगा। तो 900 पर ही वर्क करेगा, 901 पर वर्क नहीं करेगा, 600 पर वर्क करेगा, 599 पर ये बंद हो जाएगा। तो ये हम लोग रेंज भी बना सकते हैं इस तरह से कि कहाँ से कहाँ तक ये पार्ट हो जाएगा। So using an addition value in the example below, we add an additional media query to our already existing one media comma. हमने क्या लिखा है यहाँ पर, media screen and max width 900 and min width 600, और हमने लिखा है minimum width 1100। तब ये आपका इफेक्टिव होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वर्क करेगा। इससे अगर हम लोग छोटा करेंगे तो ये 1100 के बाद में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फिर जैसे 900 आएगा वर्क करेगा, 600 तक, 600 के नीचे आएगा फिर वर्क करेगा। तो ऐसे हम लोग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिएंटेशन। तो ये हमारा मीडिया क्वेरी एग्जाम्पल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लैक्स बॉक्स। सो फ्लैक्स बॉक्स के लिए मैं So CSS Flexbox layout module को लोग समझिए। Before the Flexbox layout module, there were 4 layout modes जिसकी आइकन में वेबसाइट बनाएंगे। So first है block for sections in a web page, second है inline for text, table होता था for 2-dimensional data, and position for explicit positioning of an element. So the flexible box layout module makes it easier to design flexible responsive layout structure without using block or positioning। बात करते हैं ब्राउजर सपोर्ट पे। फ्लैक्स सभी ब्राउजर आजकल सपोर्ट करते हैं।
फ्लैक्स बॉक्स में एलिमेंट्स में बात करें तो स्टार्ट यूजिंग अ फ्लैक्स बॉक्स नॉट ओनली यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन अ फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर और inside this we have to create another columns for containers here as you can see main containers and tables. So a flexible layout must have a parent element with the display property set to flex यानी कि इसको हमें flex करते हैं तभी ये साइड बाय साइड आएगा. So direct child elements of the flexible container automatically becomes flexible item. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने कंटेनर बनाया हुआ फ्लैक्स कंटेनर इसमें बनाया इसमें फ्लैक्स बैकग्राउंड ब्लू. इसके अंदर जो हमने 3 डिव्स बनाया हमने लिखा फ्लैक्स कंटेनर नंबर डिव उसका बैकग्राउंड ये होगा मार्जिन पैटर्न कितना होगा डिव ब्लॉक यहाँ पर आपको एक ही और फ्लैक्स. बात करते हैं इसके कंटेनर की. सो अभी जैसे कि हमने देखा पेरेंट कंटेनर जो हमने बना रखा था उसको हमने फ्लैक्स असाइन किया डिस्प्ले. तो parent element container like we specified in the previous example, this is a flex container, the blue area with 3 flex items. The flex container becomes flexible by setting the display property to flex. तो यानी कि जितने भी आप डिप बनाओगे वो कंटेनर बनाओगे जिसका हमने पेरेंट को सेट किया डिस्प्ले फ्लैक्स और जब आप आउटपुट यहाँ से इसका चेक करेंगे तो ये आपको इस तरह से कुछ डिस्प्ले हो जाएगा. सो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं फ्लैक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं फ्लैक्स डायरेक्शन फ्लैक्स रैप फ्लैक्स फ्लो जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स अलाइन कंटेंट. द फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी defines in which direction the container wants to stack the flex item. तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है the column value stack the flex items vertically from top to bottom. by default flex direction आपका रहता है दो. तो हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं flex display type flex और flex direction column. तो ये आपका एक साथ पैरेलल साइड बाय साइड में आके 23 लाइन में इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा. बात करते हैं कॉलम रिवर्स वैल्यू स्टैक्स दी फ्लैक्स आइटम वर्टिकली बट फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो कॉलम रिवर्स में आप यहाँ देखिए 3 2 1 इस तरह से दिखाएंगे. नेक्स्ट आता है दी रो वैल्यू स्टैक्स दी फ्लैक्स आइटम हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इज डिफॉल्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट आता है रो रिवर्स यानी कि यहाँ पर भी आपको ये इस तरह से दिखाई देगा 2 1 और ये लेफ्ट चला जाएगा. फिर आता है फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द फ्लैक्स आइटम शुड रैप और नॉट. तो बाय डिफॉल्ट आपका रैप नन होता है आपको ये असाइन करना पड़ता है नन. सो द एग्जांपल बिलो हैव 12 फ्लैक्स आइटम टू बेटर डेमोन्स्ट्रेट द फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी. तो हमने पर फ्लैक्स रैप फोर्सफुली दिया हुआ है. और जब आप स्क्रीन को छोटा करेंगे इस तरह से तो आप यहाँ नोटिस करेंगे आपका ये रैप हमें स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो द रैप वैल्यू स्पेसिफाइड दैट द फ्लैक्स आइटम विल रैप इफ नेसेसरी. फिर आता है नो रैप वैल्यू स्पेसिफाइड दैट द फ्लैक्स आइटम विल नॉट रैप दिस इज डिफॉल्ट. यानी कि आप कितना ही छोटा कीजिए ये स्क्वीज होते जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा. नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है रैप रिवर्स यानी कि अगेन यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट दिखाई देगा जैसे जैसे आपका छोटा होता जाएगा तो आप देखिए नंबर ऊपर ही कर पाएंगे नीचे. फिर आता है फ्लैक्स फ्लो प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग बोथ दी फ्लैक्स डायरेक्शन एंड फ्लैक्स रैप. मैं लिखा है फ्लैक्स फ्लो. ठीक है. और इसमें आपका डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप दोनों एक साथ काम करेंगे. हम लिखते हैं रो एंड रैप तो दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे. रो में भी आएगा और रैप भी आएगा. फिर आता है जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी. जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू अलाइन द फ्लैक्स आइटम हॉरिजॉन्टली. सो आप यहाँ देख सकते हैं मदद में आता है हमारा तो इसके ऊपर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये देख सकते हैं. ठीक है. अगर आप लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट में फ्लैक्स स्टार्ट तो ये आपका स्टार्ट में आएगा. लेफ्ट अगर आप लिखते हैं एंड तो आपको ये राइट हैंड साइड पर आएगा.
ठीक है। स्पेस अराउंड, तो जो भी आपके पास रिमेनिंग स्पेस होगा वो चारों तरफ अप्लाई होगा, यानी कि जो टोटल यहाँ पर इन बिटवीन आपका स्पेस है वो डिवाइडेड होकर लेफ्ट और राइट की में चलेंगे। फिर आता है स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन यानी कि लेफ्ट और राइट का एलिमेंट होगा, बाकी सारा स्पेस के बीच में आएगा आपका। फिर आपका आता है अलाइन आइटम्स, ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए होता है। हमें लिखा है अलाइन आइटम सेंटर्स, तो प्रोवाइड फॉर दी सेंटर वैल्यू। अलाइन आइटम अगर आप लिखते हैं फ्लैक्स स्टार्ट तो ये टॉप में जाएगा, अगर लिखते हैं फ्लैक्स एंड तो ये नीचे आएगा, ठीक है। और अगर लिखते हैं स्ट्रेच तो जो भी टोटल आपकी हाइट है उसमें ये स्ट्रेच हो जाएगा इस तरह से। फिर आता है आपका बेस लाइन। बेस लाइन किस तरह से वर्क करता है, मान लीजिए आपके पास अलग अलग फॉन्ट साइज़ का आइटम्स है, लेकिन आप देख सकते हैं सभी बॉटम से अलाइन है यहाँ पर ये, ठीक है। ये होता है आपका बेस अलाइन। फिर आता है आपका अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। So align content property is used to align the flex line. So the space between value displays the flex line with equal space between them. हमने लिखा है पर display flex gap में gap, हमने flex gap में gap, align content का हमने लिखा है space between। तो अब मान लो कि मैं अगर उसको छोटा करूँ तब आपको समझ में आएगा। ये है आपका ग्राफ के अंदर। इसी तरह से आप स्ट्रेच का यूज़ कर सकते हो, तो आइटम आपके वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएंगे। छोटा करेंगे तो वो स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होंगे। फिर आपका आता है लाइन कंटेंट सेंटर, सारे फ्लैक्स सेंटर में आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर आपके पास फ्लैक्स स्टार्ट, तो सभी आइटम छोटा करेंगे टॉप में आएंगे, ऐसा करने का एंड तक आइटम नीचे आएंगे। फिर आपका आता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर आ रहा है। कैसे पॉसिबल हुआ, हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई की, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये दोनों एक साथ इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको फ्लॉट फ्लैक्स ग्रिड तीनों ही सिखाऊंगा, तीनों के ऊपर बेस्ड वेबसाइट कैसे बनती है वो भी आपको सिखाऊंगा। बात करते हैं इसके बाद कंटेनर फ्लैक्स के आइटम्स की। सो चाइल्ड एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग आइटम्स बोलते हैं, और डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ फ्लैक्स कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम फ्लेक्सिबल फ्लैक्स आइटम। सो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। सो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, जैसे कि द फ्लैक्स आइटम प्रॉपर्टीज आर ऑर्डर, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स एंड अलाइन सेल। तो बात करते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी की। द ऑर्डर प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ द फ्लैक्स आइटम। द ऑर्डर वैल्यू मस्ट बी ए नंबर, डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, यानी कि जिस ऑर्डर में आप बनाओगे उसी ऑर्डर में आप बनाओगे, डिस्प्ले होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर सभी का ऑर्डर जो है जैसे 1 2 3 4, बट मैंने 1 को 3 पर सेट किया है, 2 को 2 पर रखा है, 4 को 3 को 4 पर डाला है, और 4 को 1 पर डाला है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम लोग अपने डिव का ऑर्डर बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लैक्स ग्रुप प्रॉपर्टी। द फ्लैक्स ग्रुप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ मच अ फ्लैक्स आइटम विल ग्रो रिलेटेड to the rest of the flex item. The order value must be a number, default value 0, हमने लिखा 1 1 8, ठीक है। तो यानी कि 80% लेगा, बाकी ये आपका 10% की वर्थ को यूज़ करेंगे। The flex shrink property specify how much a flex item will shrink related to the rest of the flex item. Default value इसका भी 0 होता है, हमने लिखा shrink 0, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसको छोटा करते हैं, बाकी सभी छोटे होंगे लेकिन वो छोटा नहीं होगा, इसको हमने श्रिंक किया है। नेक्स्ट है फ्लैक्स
basis property, the flex basis property specify the initial length of a flex item. So हमने लिखा है इसको 200 पिक्सल्स, और अभी आप यहाँ देखेंगे 200 पिक्सल पर लॉक है, और आप साइज छोटा करिए, बाकी आइटम छोटेंगे, लेकिन ये आइटम आपका लार्ज साइज है। फिर आता है फ्लैक्स प्रॉपर्टी। तो फ्लैक्स प्रॉपर्टी इज शॉर्टेड प्रॉपर्टी फॉर द फ्लैक्स ग्रोथ एंड बेसिस। मेरे पास 00200 यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अलाइन सेल्फ। द अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द अलाइनमेंट for the selected item inside the flexible container. The align cell property is the right field for the aligning cell container align item property. तो हमने यहाँ लिखा अलाइन सेल, जैसे कि तीनों ये स्ट्रैच है लेकिन हमारा ये वाला पार्ट वर्टिकली मिडिल में है, दिस इज कॉल्ड अलाइन सेल। या फिर मैं इसको बोलता हूँ ये स्टार्ट में आएगा, ये एंड में आएगा, तो ये देख सकते हैं ये स्टार्ट है, ये एंड है। इस तरह से हम इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं अपने अलाइनमेंट के प्रोसेस। नेक्स्ट लोग बात करते हैं CSS फ्लैक्स रेस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ फ्लैक्स कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम फ्लैक्सिबल फ्लैक्स आइटम। हमने लिखा है पर फ्लैक्स कंटेनर डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन मोड। मोबाइल मोड आते ही क्या हो गया कॉलम में, तो ये 1 2 जब स्क्रीन छोटा हुआ था ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया इस तरह से। So another way is to change the percentage of the flex property of the flex items to create different layout for different sizes. Note that we also have created with flex on the flex container for this to work. तो यहाँ पर आप देखें डिस्प्ले फ्लैक्स सर हमने रैप डिफाइन किया, हमने लिखा है 50-50% दोनों का, यानी कि मतलब दोनों मिला के डेस्कटॉप मोड पर 100 होंगे, लेकिन जैसे ही आपका विड्थ 800 पिक्सल होगा तो दोनों 100% विड्थ से रिप्लेस हो जाएंगे। ये देखिए जैसे हमारा 800 पिक्सल होगा तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो एक फ्लैक्स रैप के थ्रू हमने देखा एग्जांपल, एक हमने देखा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम की हेल्प से अपने आपको, ठीक है। इस तरह से आप काम कर पाओगे इसमें। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो गैलरी होगा कुछ इस तरह का होगा, लेकिन जैसे आप अपना मोड चेंज करोगे तो आपका स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये आपको चेंज होते दिखाई देगा। ये आपका टैबलेट हो गया, ये आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, इस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेबसाइट एग्जांपल। तो आप यहाँ देखोगे ये हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस एग्जांपल बना के दिखाया है, तो ये आपका वर्क करेगा। ये था CSS में फ्लैक्स रेस्पॉन्सिव। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें लोग डिस्कस करेंगे अपना ग्रिड। तो इंट्रोडक्शन में आज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ग्रिड का, बाकी चीज़ें लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे ग्रिड से लेकर। सो फ्लैक्स के बाद हमारा जो टॉपिक आता है विच इज़ ग्रिड। The CSS grid layout module offers a grid-based layout system with rows and columns, making it easier to design web pages without having to use slots and positioning. बात करते हैं grid properties and supported in all modern web browsers। तो ये सभी को सपोर्ट करता है। तो ग्रिड में एक सबसे अमेजिंग चीज़ क्या होती है कि आप एक कंटेनर बनाइए, रो की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप अपने एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट अगर हम लोग फ्लैक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर कंटेनर के अंदर रो के अंदर फिर जाके आपको डिफाइन करने पड़ते हैं अपने कॉलम्स। तो यहाँ पर आपका एक डिव जो होता है वो लेस हो जाता है तरीके से। सो ग्रिड लेआउट कंसिस्ट ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट विद 1 or more चाइल्ड एलिमेंट्स। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने जैसे 1 2 3 डिफाइन किया, 4 5 6 7 8 9। तो ये ऑटोमेटिकली रैप होकर कैसे आ गया, हमने तो ग्रिड वगैरह कुछ किया नहीं यहाँ पर, ठीक है।
तो अगर ये फ्लैक्स होता है तो सब 9 के 9 एलिमेंट आपको एक ही लाइन में दिख रहे होते, बट यहाँ पर ये ग्रिड के अंदर इस तरह से क्यों है, इसके पीछे का रीज़न यहाँ छुपा हुआ है, आप यहाँ नोटिस करें। ग्रिड कंटेनर को हमने लिखा है, यानी कि जो जिसके अंदर ये सारे आइटम रखे हैं, हमने इसको बोला है ग्रिड। टेम्पलेट कॉलम्स को हमने बोला 3 कॉलम्स, ऑटो ऑटो ऑटो, बैकग्राउंड कलर एंड पैडिंग। बस इतना करने से ही ये अपने आप 3 कॉलम्स अचीव कर लेगा। अगर आपको एक और कॉलम बनाना है तो आप यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे ऑटो 1 मोर टाइम, तो 4 कॉलम्स का लेआउट आपका रेडी हो जाएगा, राइट। बात करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। An HTML element becomes a grid container when its display property is set to grid or inline grid. So grid container display grid लिखने से आपके आइटम्स क्या हैं, डिस्प्ले ग्रिड में आते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका इनलाइन ग्रिड, ठीक है। ये आपके दोनों तो इस तरह से। सो ऑल डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द ग्रिड कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम्स ग्रिड एलिमेंट। बात करते हैं ग्रिड कॉलम्स की। द वर्टिकल लाइंस ऑफ द ग्रिड आइटम्स आर कॉल्ड कॉलम। हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ ग्रिड एलिमेंट्स आर कॉल्ड रो। तो मैं इसकी रेफरेंस इमेज आपको दे देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए किस तरह से देखिए अपनी लाइंस वगैरह देखिए। ये देखिए कॉलम्स क्या होते हैं जो हमारे वर्टिकल होते हैं, ठीक है, और रोज क्या होते हैं जो हमारे हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, उनको लोग रो बोलते हैं। बात करते हैं ग्रिड गैप। द स्पेस बिटवीन ईच कॉलम एंड रो आर कॉल्ड गैप, दिस इज कॉल्ड गैप, ठीक है। सो यू कैन एडजस्ट द गैप साइज बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, रो कॉलम, रो गैप, और गैप इज अ शॉर्ट हैंड की विच इज वर्क विद कॉलम्स एंड रोज। हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया कॉलम गैप 50, तो आप देखेंगे कॉलम बिटवीन गैप में से इंक्रीज होगा। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं यहाँ पर गैप 50, तो दोनों के अंदर आपका चेंज होगा। ये आपका रो गैप, तो सीधे रो में आपका इफेक्ट आएगा। अगर आप लिखते हैं गैप ऑनली, तो आपका रो कॉलम दोनों में वन टाइम नहीं है, इंक्रीमेंट होगा। हमने लिखा 50 एंड 10, तो ये आपका रो कॉलम दोनों पर अलग अलग लगेगा। तो रो पर आपका आ रहा है 50, कॉलम पर आपका आया 100। फिर आता है ग्रिड लाइन। दी lines between columns are called column lines and line between rows are called row lines. तो यानी कि इस तरह से। So refer to the line number when placing a grid elements. हमने लिखा grid column start from 1 and end over 3 पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 से लेके 2 तक आपका ये मर्ज हो गया, और फिर थर्ड आइटम में थर्ड कॉलम पर पहुँच हुआ, ठीक है। इसी तरह से हमने लिखा है रो स्टार्ट 1 and 3, तो ये अब आपका इस तरह से वर्क करेगा 1 2 3 पर आके। दिस इज कॉल्ड ग्रिड लाइन, ठीक है। और ग्रिड में एक और टॉपिक कंटेनर। सो CSS grid container to make an HTML element behave as a grid container, you have to set the display property grid or inline grid. Grid containers consist of grid items placed inside columns and rows. So grid template columns property defines the number of columns in the grid layout, and it can define the width of each column. The value is spaced separate place where each value defines the width of the respective columns. So if you want your grid layout to contain 4 columns, specify the width of the 4 columns for auto if all columns should have the same width. हमने यहाँ पर डिफाइन किया ऑटो। ऑटो चार्ट बार आप देख सकते हैं टोटल एक लूप के साथ हम लोगों ने यहाँ पर 4 कॉलम्स को अचीव किया, ठीक है। तो ये आप तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ग्रिड को हम फिनिश करेंगे, और होपफुली शायद हमारा नेक्स्ट क्लास जो होना चाहिए, अगर मैं देख लेता हूँ कि क्या हमारा टॉपिक हाँ भाई हाँ हो जाना चाहिए।
कंप्लीट हो जाएगा अपना, यानी कि वेडनेसडे। ठीक है, इस वीक में अपना सेल्स वाला पार्ट कंप्लीट, और उसके बाद मतलब उसके ऊपर डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पर शिफ्ट करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं।